हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन। तो 9 लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को कवर किया था। उस पूरे ही चैप्टर को हम सिर्फ इसी एक लेक्चर के अंदर रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। और आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को तब ही देखो अगर आपने वो 9 लेक्चर्स पूरे देखें, या फिर अगर आपने किसी और से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है या कहीं पढ़ा है, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। यहाँ आपका हर एक कंसेप्ट जो है रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर जो होगा वो आई थिंक 1 आवर तक हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 आवर 20 मिनट्स तक लेक्चर हो सकता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस लेक्चर के अंदर क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक। अच्छा, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवाइज करने वाले हैं। तो सारी ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज होगी। ऊपर ऊपर से आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो टॉपिक्स हैं ये हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। देखो कितने ज्यादा टॉपिक्स हैं, बहुत लेंथी चैप्टर होता है ये। यहाँ से 9 मार्क्स का आपको इस बार एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंथी है, इसलिए मैंने सोचा चलो रिवाइज करा देते हैं इसको। देखो यहां लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट में टॉपिक्स देखो कौन कौन से कवर करने हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर गैल्वेनिक सेल देखेंगे। गैल्वेनिक सेल बहुत मतलब लेंथी होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, फिर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने वाले हैं। नर्न्स इक्वेशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्न्स इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल एक रिलेशन होता है, ये देखेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखेंगे, फिर उसके बाद 10th नंबर पे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, ये वाला टॉपिक देखेंगे। फिर देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर देखेंगे वही एक टॉपिक मैंने आपको बताया था सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर, हाँ, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वैल्यूशन, ये वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे। फिर देखेंगे कोलरोश लॉ रिवाइज करेंगे, उसके एप्लीकेशंस। फिर लास्ट पे कमर्शियल सेल्स या फिर बैटरीज जिनको बोलते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कोरोजन, ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक को रिवाइज कराऊं मैं बहुत कम टाइम में, ठीक है। बहुत कम टाइम में मैं एक टॉपिक को रिवाइज कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लेक्चर को देखते रहिए। और एक चीज है, आपको इस लेक्चर को नोट करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। हर दिन हम लिखते थे, जैसे हमने लेक्चर किए थे डिटेल वाले, तो हर दिन मैंने आपको बोला था कि अपनी नोटबुक निकालो और अपना पेन निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक रिवीजन लेक्चर है। यहाँ मैं बहुत कम बोर्ड पे लिखूंगा। तो अगर आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना है तो आपके लिए पूरी ही एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9 लेक्चर्स हैं उसमें, वो देख लो। तो एग्जाम में सारे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। तो देखो पहला जो टॉपिक है मैंने लिखा है, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां बनाते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ऐसे बोल दो इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। तो ओवरऑल ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। और इसका उल्टा भी हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस कैसे कराई जाए। ये दोनों चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब आपको जब मैंने लेक्चर में पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि जो बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, वो सारे ही इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही कमाल है, ठीक। इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने वो सारी बैटरीज वगैरह बनाई है। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस कैसे करा सकते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शंस यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहां जब हम क्या करते हैं केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराते हैं, वो पार्ट हम पहले देखेंगे। तो जब केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं तो कौन सी वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, उनका नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं
जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन क्यों यूज होती है, क्योंकि जब रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं तो ये बहुत सारी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देती हैं, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। इसी केमिकल एनर्जी को कोई इक्विपमेंट, कोई एक्सेसरी लगा के हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिकल एनर्जी जो है या फिर केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यहां प्रोड्यूस कराते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। ये होती रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होता है। और दूसरी चीज हम यहां देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है जो, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। ये वो सेल्स होते हैं जिन सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम यहां एक ऐसा सेल स्टडी करें जिसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, ऐसे सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। और अगर ऐसा सेल हो जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में मतलब कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसको हम ऐसे ओवरऑल 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं उसमें पहला पार्ट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहला पार्ट हम देखते हैं ये गैल्वेनिक सेल, दूसरा पार्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके बाद जो देखो, इसको बोल सकते हो आप फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शंस, दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का ही खेल है। एक में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दूसरे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल रिएक्शंस कराई जाती है। इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और तीसरा पार्ट जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। मतलब जो हम सॉल्यूशंस डालते हैं इन सेल्स के अंदर, जो सॉल्यूशन डालते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो तीसरा जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उनकी कंडक्टेंस जो होती है वो कैसे मतलब जो कंडक्टेंस होती है वो कितनी होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें, कंडक्टिविटी क्या होती है, वो सारी चीजें हम इस तीसरे पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो 3 पार्ट्स में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं गैल्वेनिक सेल, फिर देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिर देखते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, इतना ही, ठीक है। इससे ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, तो इसको साफ करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक गैल्वेनिक सेल के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट मेन टॉपिक इसका होता है दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है उसके बारे में सारी चीजें हम रिवाइज करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में वहां से आ सकते हैं। तो हो सकता है वही क्वेश्चंस जो है उन्हीं में से आपके एग्जाम में आए, तो वही आप कर लोगे, आपका पूरा काम हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखते हैं गैल्वेनिक सेल। तो आपको मैंने बताया था जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था डिटेल में, तो हमने देखा था गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होती है गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन। ये एक डिवाइस होती है जिसमें केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं, और क्या बनाया जाता है, यहां से इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया जाता है। तो हम सीधा सीधा देखेंगे इसकी डायग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जेके बोस के एग्जाम में 2-3 बार पूछा है कि यहाँ उन्होंने ये पूछा है कि ये वाला जो गैल्वेनिक सेल है इसकी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, उसको लेबल करो, तो वो बनानी इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम इसकी जो होती है वो, इसमें 2 बीकर होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। एक बीकर ये होती है, एक बीकर ये होती है, ठीक, ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रखा होता है, यहां
ये जो दो बीकर होती है ना, ऐसे करके आपने बनानी है, इसमें ऐसे करके बनाना है। सोल्यूशन होता है यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोल्यूशन बड़ा होता है। ये होता है, और यहां दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ऐसे करके यहां बना देते हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड, ठीक। और यहां बीच में एक ऐसी यू ट्यूब लगी होती है जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ऐसे करके, ठीक है। और ऊपर से ये जो है ये तार से कनेक्ट होते हैं। यहां कोई करंट डिटेक्टर डिवाइस होती है, और यहां ये तार होती है ऐसे, ठीक है। सपोज यहां ये लगा दो आप गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है, ऐसे करके होती है इसकी डायग्राम। अभी देखो यहां हम ये वाली जो हमारी ये डायग्राम है, इसके अंदर हम सेल डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा गैल्वेनिक सेल? डेनियल सेल। डेनियल सेल हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। देखो गैल्वेनिक सेल होता क्या है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक। और उसमें एक एग्जांपल होती है डेनियल सेल। डेनियल सेल कुछ नहीं है, डेनियल सेल एक एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल की। डेनियल सेल के अंदर होता क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स के बेस पे बोला गया है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है डेनियल सेल के अंदर, वो होता है जिंक इलेक्ट्रोड, और यहाँ जो सोल्यूशन रखा होता है वो होता है ZnSO4 सोल्यूशन। और ये वाला इलेक्ट्रोड होता है कॉपर, और यहाँ जो सोल्यूशन रखा होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखा होता है। तो ओवरऑल गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, एक इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन में रखा होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है कॉपर, इसको इसी के सोल्यूशन में रखा होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ से क्या होता है कि देखो यहाँ ओवरऑल आपको, जब आपने डिटेल लेक्चर देखा होगा आपको पता होगा, तो यहाँ जिंक जो है ना, यहाँ से जैसे ही ये कनेक्ट करते हैं तो जिंक यहाँ जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, देखो ये जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड है, इसको जिंक रॉड बोल देते हैं, कॉपर रॉड बोल सकते हो, इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। जिंक जो है यहाँ से इस रॉड से निकल के Zn2+ यहाँ आता है, 2+ यहाँ आता है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है इस रॉड के ऊपर। इसी तरह जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जिंक 2+ यहाँ से निकल के यहाँ आना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाते हैं इस रॉड के ऊपर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो मूव करते हैं इस तार के जरिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मूव करके यहाँ आ जाते हैं, ठीक। यहाँ से अंदर आते हैं, तो अंदर क्या होता है, अंदर इस सोल्यूशन के बीच में ये कॉपर 2+ आयंस और SO4 2- आयंस है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट यही आयन देगा, कॉपर 2+ आयंस यहाँ है। वो कॉपर 2+ आयन क्या करते हैं, इस तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके इसके साथ चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉपर बना लेते हैं। ये रिएक्शन होती है, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो वहां से आते हैं उनको लेके कॉपर बन जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन यहां होती है, ठीक है। अभी देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर आ रहे हैं इसके अंदर। तो यहां से जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके Zn2+ में करता है, कन्वर्ट हो जाता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो यहां जाते हैं, यहां Cu2+ इनको गेन करके कॉपर बन जाता है। और जैसे जैसे ये जिंक इस रॉड से जिंक निकल के यहाँ Zn2+ बनाता है, तो ये रॉड पतली होती जाती है, ये रॉड पतली होती जाती है। और जैसे जैसे ये कॉपर 2+ सोल्यूशन से निकल के यहाँ आता है, तो ये रॉड मोटी होती जाती है, ठीक है, ये रॉड मोटी होती जाती है। जब सेल वर्क करता है तो ये रॉड पतली, ये रॉड मोटी होती जाती है। और ये जो रिएक्शन है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ, ठीक है। और इस पूरे को, इस तरफ पूरे वाले पार्ट को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, ठीक। और यहां आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यहां क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ठीक। और इसको बोलते हैं, इस पूरे वाले पार्ट को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और क्या होता है, देखो जैसे जैसे ये सेल काम करना स्टार्ट करता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। एक्चुअल में यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से आपको पता है करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहां से इस तरफ हो रही है, और करंट यहां से इस तरफ, करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये जो ट्यूब लगी होती है इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये होता है सॉल्ट ब्रिज, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट।
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl हो गया। ये करता क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, इसके 2-3 काम होते हैं जिनको हम फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज के अंदर देखते हैं। पहला काम होता है कि ये दोनों सॉल्यूशंस को इंटरनली कनेक्ट करता है, सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है। दूसरा काम होता है कि ये इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। देखो, पहला पॉइंट लिख सकते हो आप, अगर लिखना चाहते हो तो ये क्या करता है, कनेक्ट्स सर्किट इंटरनली, ठीक है। दूसरा है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, न्यूट्रलिटी यहां लिख लो, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और तीसरा पॉइंट होता है कि ये क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है, ठीक है। हम लिख दो प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये 3-4 काम होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, ठीक। इसके अंदर होता है क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। कौन कौन सा हो सकता है, जैसे KCl हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ होते हैं। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और यहाँ से यहाँ करंट की मूवमेंट होती है। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये वाला जो रॉड होती है इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये वाली रॉड है जो इस रॉड से Copper2+ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इस रॉड को प्लस बोल देते हैं, ठीक। और इस साइड को प्लस वाले को यहाँ कैथोड बोल देते हैं और यहाँ इसको क्या बोल देते हैं, एनोड, ठीक है। और ये होता है हमारा गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और ये जो पार्टिकुलर सेल हमने बनाया जिसमें हमने जिंक रॉड और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर रॉड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लाया, इस सेल को बोलते हैं डेनियल सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं, डेनियल सेल, ठीक है। और अगर हम क्या करें, ये जिंक रॉड और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की जगह कोई और सॉल्यूशन और कोई और रॉड ले लें तो कोई और किस्म का सेल भी बन जाएगा। ऐसे हजारों किस्म के सेल हम बना सकते हैं, ये चेंज करके, इलेक्ट्रोड चेंज किया, सॉल्यूशन चेंज किया, ये चेंज किया, सॉल्यूशन चेंज किया। और ओवरऑल जो ये मॉडल है, इस पूरे मॉडल को बोलते हैं कि ये गैल्वेनिक सेल है, ठीक। तो गैल्वेनिक सेल की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। पहली एग्जांपल है ये डेनियल सेल, ठीक। डेनियल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें, देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले डेनियल सेल क्या होता है, आप बोलोगे डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल की ही एक एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला होता है। बस ये डेनियल सेल की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर इन दोनों रिएक्शंस को प्लस कर दो तो उसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, नेट सेल रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को इससे प्लस कर दो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड से प्लस कर दो, इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड से प्लस कर दो। जब प्लस करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक के लेफ्ट की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की राइट की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लेफ्ट से प्लस कर दो, Zn प्लस Cu2+, यही हो गया Zn प्लस Cu2+, और बना क्या, Cu प्लस Zn2+, बन गया Zn2+ प्लस कॉपर। ये जो ओवरऑल रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। जब सेल काम करता है तो ये रिएक्शन पूरी होती है। और एक और पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। सेल रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे 2 डंडियां लगाते हैं, इन डंडियों को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके लेफ्ट तरफ एनोड वाला पार्ट लिखते हैं, राइट तरफ कैथोड वाला पार्ट लिखते हैं। तो इस तरफ एनोड है तो एनोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है, तो यहां जिंक से Zn2+ बन रहा है, तो ऐसे लिख देते हैं जिंक से Zn2+ बन रहा है। और यहां साथ में कॉन्सेंट्रेशन भी लिखते हैं। यहां सपोज अगर ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, यहाँ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो जिंक 2+ आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही होगी। तो यहाँ जिंक 2+ के साथ यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर भी लिख देते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, Copper2+ से कॉपर बन रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं Copper2+ से कॉपर, और Copper2+ के साथ में 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी लिख देते हैं। ये होती है सेल रिप्रेजेंटेशन। बीच में क्या लगाते हैं, 2 डंडियां लगाते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है। और लेफ्ट तरफ हम लिखते हैं एनोड, राइट तरफ हम लिखते हैं कैथोड, ठीक है। ये हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन। आई होप
आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देखते हैं थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मैं इस टॉपिक को डिटेल में कराऊं तो 4 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन हम यहाँ इसको सिर्फ रिवाइज करेंगे। डिटेल में जो मैंने कराया वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अभी हमने यहाँ सेल बनाया था ना, उसके बीच में हमने डाले थे एसिड रॉड्स, एसिड रॉड्स डाली थी, जिन रॉड्स को क्या बोला था, इलेक्ट्रोड्स बोला था, है ना। यहाँ डाली थी हमने जिंक रॉड, इस तरफ डाली थी कॉपर रॉड, तो बोला था इलेक्ट्रोड्स। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनकी क्या पोटेंशियल है। देखो एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ इस तरफ हो रही थी ऑक्सीडेशन, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा था, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा था। तो यहाँ हो रही थी ऑक्सीडेशन, इस तरफ हो रही थी रिडक्शन, ठीक है, जब हमने सेल देखा था। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि किसी इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब बोल दो आप क्या पावर है, और वो पावर क्या होती है कि किसी इलेक्ट्रोड की, ये सपोज एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पावर है, ऑक्सीडेशन होने की पावर है, या फिर इसकी रिडक्शन होने की पावर है, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो, टेंडेंसी वर्ड यूज करो कि किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है या फिर उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, उसको बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का मतलब मान लो आप टेंडेंसी, ठीक। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड, देखो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां जिंक में ऑक्सीडेशन ही होगी और यहां कॉपर में रिडक्शन ही होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉपर में ऑक्सीडेशन हो, जिंक में रिडक्शन हो, हमें कैसे पता चलेगा। इस चीज के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम देखते हैं। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, टेंडेंसी होती है किसी इलेक्ट्रोड की। क्या टेंडेंसी, कि किसी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगी या फिर रिडक्शन होगी, वो टेंडेंसी, ठीक है, वो पोटेंशियल, वो ताकत। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीडेशन होती है तो उसको बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। अगर किसी इसमें इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होती है तो उसको बोलते हैं उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको बोलते हैं उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोड जो है उसमें ऑक्सीडेशन ही होगी, ऑक्सीडेशन होना पसंद करता है, तो बोलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन होने की ताकत है, उसके पास ऑक्सीडेशन होने की पावर है। और अगर किसी इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होती है तो उसको बोलते हैं उसकी रिडक्शन होने की पावर है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो आप ये बोल दो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है, मतलब उस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन होने की पोटेंशियल है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, डिटेल लेक्चर जो हमने बनाया था उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, लेकिन आपको यहां सिर्फ रिवाइज करना है। किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है। ये हम निकालते कैसे हैं, मतलब सपोज ये इलेक्ट्रोड है, हम इसको कैसे हमें पता चलेगा इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं। मेजर करते हैं इसको, एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको बोलते हैं SHE, इसका नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को मेजर करते हैं, ठीक है। फिर हमें उसकी वैल्यू पता चल जाती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके उसकी वैल्यू पता चल जाती है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कैसे यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसा है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, ये आप ध्यान में रखो। ये एक गैस इलेक्ट्रोड होता है, इसमें नीचे यहाँ HCl रखा जाता है और HCl के ऊपर यहाँ H2 गैस पास की जाती है, और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है वो 0 मान ली जाती है, और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल को दूसरे किसी सेल के साथ या दूसरे किसी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू बताई जाती है, ठीक। तो क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे दिखाई जाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दिखाई जाती है उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके एक सेल बनाया जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रेफरेंस वैल्यू मानी जाती है 0, तो इसके कंपैरिजन में दूसरे की वैल्यू दिखाई जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, आपको थोड़ा सा पता चल गया। अच्छा, अभी आगे देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अभी एक चीज आप और देखो, ये जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के लिए निकाली जाती है, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, आयरन, सिल्वर, फलाना, बहुत सारे इलेक्ट्रोड के
को मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोड की वैल्यू जब निकाली जाती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके, उन सारी वैल्यू को रखा एक सीरीज के अंदर, और उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। केमिकल सीरीज, उस सीरीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हैं। किसकी? इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हैं। वहां से हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चल जाता है कि किस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगी, किस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगी। ठीक है। और एक चीज और है यहां कि अगर सपोज किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, और किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। देखो सपोज कोई इलेक्ट्रोड है जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसी की रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब किसी इलेक्ट्रोड में, एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होने की पावर है, दूसरे में रिडक्शन होने की पावर है। ठीक। तो IUPAC ने एक सिस्टम दिया है, एक सिस्टम दिया है, उन्होंने बोला है कि जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको भी आप रिडक्शन पोटेंशियल में ही लिखोगे, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको भी क्या करना है? रिडक्शन पोटेंशियल में ही लिखना है। ठीक है। और जिसकी हमें ऑक्सीडेशन वैल्यू दी होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमें इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना पड़े तो हम क्या करते हैं? उसके साथ माइनस लगा देते हैं, तो फिर बोल देते हैं कि ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, ये होता है। ठीक। तो यहां ये चीज है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें सारे ही इलेक्ट्रोड्स की, बहुत सारे इलेक्ट्रोड की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करके? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके उनको रखा गया है इसमें। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो सारी की सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। ये हम आगे अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगी, किस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगी। तो ये जो हमने सेल बनाया था डेनियल सेल, इसकी जो ये वाली जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शंस भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख के ही बनाई है। हमें वहां से पता चल जाता है कि जिंक में ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर में रिडक्शन होगी, वहां से हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाता है। ठीक। तो ये था थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक और चीज है EMF ऑफ सेल। ये क्या होता है? EMF ऑफ सेल होता है कि किसी सेल की कितनी वोल्टेज है, इसको सेल वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक। सेल वोल्टेज भी बोलते हैं कि ये जो हमने सपोज ये हमने सेल बनाया था, इसकी सेल की वोल्टेज कितनी है, तो वो कैसे निकालते हैं? वो उसको EMF ऑफ सेल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल वोल्टेज, ये होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं E0 सेल से। E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, ऐसे। और ये जो नॉट लगाया है, नॉट का मतलब है ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ये हम कैलकुलेट करें तो यहां नॉट लगाते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ना कैलकुलेट करें तो यहां नॉट नहीं लगाते। और यहां मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि ये जो यहां ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो लेनी पड़ती है वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना पड़ता है। यहां रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लेनी पड़ती है जब हम क्या करते हैं? EMF ऑफ सेल निकालते हैं। और इसका एक और फार्मूला भी होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड प्लस E एनोड। अगर हमारे पास कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है और एनोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दी है, तो हम इन दोनों को प्लस करके भी E0 सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक। ये होता है EMF ऑफ सेल या फिर जिसको सेल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे और क्या चीज है? बाकी तो आप कर ही लोगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड की, उनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके बहुत सारे इलेक्ट्रोड की वैल्यूज निकाल के एक सीरीज में रखी होती है, मतलब एक टेबल के अंदर रखी होती है। उस टेबल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। ऐसे करके एक टेबल होता है, आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा। उसमें टॉप के ऊपर होता है लिथियम और सबसे नीचे होता है फ्लोरीन। ठीक। ये होता है। ठीक। और यहां दी होती है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज। ठीक। सबसे कम वैल्यू होती है लिथियम की, लीस्ट, और यहां से नीचे वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। और यहां दी होती है सबसे हाई वैल्यू होती है फ्लोरीन की।
ठीक है। और ये जो वैल्यूज है ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो यहां से हमें समझ के आता है, हमें ये समझ में आता है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें रिडक्शन होती है, ठीक। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और इस सीरीज में यहाँ बीच में हाइड्रोजन भी रखा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0.0 वोल्ट, और ये जो वैल्यूज होती हैं ये वोल्ट में होती है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन रखा होता है। देखो यहां से हमें यह समझ में आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ के हमें यह समझ में आता है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी, देखो यहां कौन सी वैल्यूज दी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होती है उसमें रिडक्शन होती है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिडक्शन होने की टेंडेंसी। तो जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होती है उसमें क्या होती है, उसमें रिडक्शन होती है, ठीक है। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होती है उसमें क्या होती है, रिडक्शन नहीं होती। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई वहां रिडक्शन होती है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है उसमें रिडक्शन नहीं होती। रिडक्शन का अपोजिट होता है, रिडक्शन का अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होती है उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ये आपको याद रखना है। और इस सीरीज से हमें यह पता चल जाता है कि किसमें ऑक्सीडेशन होगी, किसमें रिडक्शन होगी, और उस बेस पे हम सेल बना सकते हैं। सपोज सबसे हाईएस्ट जो हमारी सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती है फ्लोरीन की, F2 की सबसे हाईएस्ट। तो सबसे कम होती है लिथियम की। तो अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ लिथियम एंड फ्लोरीन में किसमें ऑक्सीडेशन होगी, किसमें रिडक्शन होगी, तो आप बोलोगे फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे हाईएस्ट है तो इसमें तो रिडक्शन होगी, ठीक है, इसमें रिडक्शन होगी। और इसमें क्या होगी, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ऊपर है, सबसे कम है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी, ठीक। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई उसमें रिडक्शन, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अभी हम देखते हैं, एक चीज आपको मैंने और बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी, वो ट्रिक्स मैं आपको फिर बता देता हूं। देखते हैं वो ट्रिक्स। देखो वो ट्रिक्स ये थी, पहली ट्रिक थी ये डिकाबा के ना मगल में है, ये एक ट्रिक थी। और दूसरी थी जिंकरफी कैडको मिशन पर है, ठीक है। और थर्ड ट्रिक थी ये वाली सन कुक पी आई, ठीक है। उसके बाद था, मैंने बताया था आपको ब्रोमीन फ्लोरीन, यहां ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये होती है, ठीक है, ऐसे करके ये होता है। तो यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है लिथियम, फिर होता है पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ये वाटर होता है। और यहाँ जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, ठीक है, ये होता है कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, ये हाइड्रोजन होता है, ठीक। और ये होता है टिन, कापर दो तीन किस्म के होते हैं, किसी में कापर 2+, कापर 1+, कापर 3+, ये आयरन, ये आयोडीन, और फिर ब्रोमीन आ जाता है, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबसे लास्ट पे आता है। तो ये हमने ऐसे देखा था कि लिथियम सबसे ऊपर होता है, ठीक, और फ्लोरीन सबसे लास्ट में होता है। और किसी किसी बुक के ऊपर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि फ्लोरीन को सबसे टॉप में रखा है और लिथियम को सबसे लास्ट में, और वैल्यू को से उल्टा करके लिखा हुआ है। तो वैल्यू वही होगी, फ्लोरीन की ही ज्यादा होगी और लिथियम की कम होगी, ठीक है। ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अभी हम देख रहे हैं टॉपिक कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस इसकी 2-3 होती हैं। पहली एप्लीकेशन ये होती है इसकी कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को बताता है, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। यहां लिख लो टू कंपेयर, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करने के लिए, मतलब यहां जो हमारे पास ये मेटल्स है ना, यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे मेटल्स ही, इन्हीं के इलेक्ट्रोड बनते हैं मेटल के ही, ठीक है, क्योंकि मेटल रॉड ही इलेक्ट्रोड होती है। तो किस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइजिंग पावर है, किसकी रिड्यूसिंग पावर है, वो बताता है, ठीक। तो देखो
ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी होती है, आपको एक चीज पता है ना, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन जिस चीज की ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करें, जिसकी सबसे ज्यादा रिडक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर हम फ्लोरीन एंड लिथियम को कंपेयर करें तो आपको पता है फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, इसका मतलब इसकी क्या होती है, इसकी रिडक्शन होती है। तो अगर इसकी रिडक्शन होगी तो ये क्या है, जिसकी रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, ठीक है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम की क्या होती है, लिथियम की होती है ऑक्सीडेशन, अभी आपको बताया लिथियम की होती है ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां लिख लो कैलकुलेट। ठीक, और स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल आपको पता है ये होती है ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो यहां हम कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लिखते हैं, यहां एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखते हैं। तो आपको पता है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे ही इलेक्ट्रोड जो है वो दिए हुए हैं, है ना, तो यहां से रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज भी दी हुई हैं। तो अगर हमें कोई सेल बनाना है तो उसकी हम ई नॉट कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यहां लिखेंगे, और जो देखो जो इलेक्ट्रोड कैथोड पे लगाया है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के यहां लिखेंगे, और दूसरे एनोड जिस इलेक्ट्रोड का एनोड बनाया है उसकी, मतलब जिस मेटल का एनोड बनाया है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यहां लिखेंगे। तो यहां से हम ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज हमने यहां देखी थी फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये हमें पता चल सकता है। ठीक है, डिटरमाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो यहां हमने देखा था कि अगर फिजिबिलिटी का मतलब होता है कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबल मतलब अपने आप होगी कि नहीं, रिएक्शन अपने आप होगी कि नहीं। तो अगर रिएक्शन अपने आप होती है तो उसकी ई नॉट सेल कितनी आनी चाहिए, प्लस आनी चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन पहले एनोड कैथोड बनाते हैं, फिर वहां से हम ई नॉट सेल की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है। ठीक, ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन होती है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन भी होती है इसकी कि हमें यहां से एक और चीज भी पता चलती है कि कोई मेटल जो है वो क्या करेगा, कोई मेटल जो है एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा कि नहीं, हाइड्रोजन को H2 को लिबरेट करेगा कि नहीं, वो चीज भी हमें यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से ही पता चलती है। ठीक, तो यहां हम देखते हैं कि कोई ऐसा मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो मेटल होते हैं उनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे मेटल जिनकी ऑक्सीडेशन होती है वही यहाँ इलेक्ट्रोड देते हैं, वही यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और हाइड्रोजन को निकालते हैं। और ऐसे मेटल जिनकी ऑक्सीडेशन होती है, ऐसे मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, क्योंकि अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई हो उनकी तो रिडक्शन होती है, उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो यहां हमने देखा था कि ऐसे मेटल जो एसिड से हाइड्रोजन को निकालते हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, लेस। तो ऐसे मेटल जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेस है वही क्या कर सकते हैं, एसिड से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो ये थी 3-4 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, डिटेल वाले जो लेक्चर है वो देख सकते हो, फिर भी प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी देखते हैं हमारा टॉपिक है नर्न्स इक्वेशन। तो नर्न्स इक्वेशन जो है वो भी हमने बड़े सही तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिराइव नहीं करवाऊंगा, तो मैंने सिर्फ क्या करना है, आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना है। तो नर्न्स इक्वेशन जो होती है, ये इसका यूज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नर्न्स इक्वेशन का यूज होता है कि ये इक्वेशन जो होती है वो ई नॉट जो है ना, मतलब हमने देखा था ना ई नॉट सेल,
ई नॉट सेल, या फिर एक और चीज मैंने आपको बताई थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, ये तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालते हैं ना, मतलब किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालते हैं, उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके, तो वहां से जो उस इलेक्ट्रोड की वैल्यू आती है वो ई नॉट में आती है, मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आती है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन यहां होती है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और 298 केल्विन टेम्परेचर, ये होती है यहां स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर मतलब यहां से हमें जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आती है, उस वैल्यू को बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही होती है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, और अगर नर्न्स इक्वेशन हम यूज करें, वहां से हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नर्न्स इक्वेशन हमने दो देखी थी वहां लेक्चर में, एक थी नर्न्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्न्स इक्वेशन देखी थी। तो नर्न्स इक्वेशन का यूज क्या होता है, यूज यही होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं, किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम निकाल सकते हैं नर्न्स इक्वेशन को यूज करके। तो यहां हमने देखा था E इज इक्वल टू, ये फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए होता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एन एफ एल एन एम अपॉन एम प्लस। ठीक, ये होती है नर्न्स इक्वेशन। और इसको जब हम और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये बनती है ई नॉट इज इक्वल टू, ये ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम प्लस, ये बनती है। ठीक, ये होती है नर्न्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। और यहां जो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन अ रिएक्शन होते हैं, और एफ का मतलब होता है 1 फैराडे। और फैराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो चार्ज होता है 96500 कूलम, और इस चार्ज को 1 फैराडे भी बोलते हैं। ठीक, ये है हमारी इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, ये आपको लिखनी है, अगर आपको एक नंबर में आ गया तो आप सीधा ये लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं नर्न्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। नर्न्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अभी देखो, नर्न्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल की ईएमएफ निकालने के लिए हम नर्न्स इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं, माइनस होता है आर टी अपॉन एन एफ, आगे होता है एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और यहां इनके मोल्स लिख देते हैं सी, डी, ए और बी, ऐसे करके लिखते हैं। और अगर इसको सिंपल करके लिखें तो ऐसा भी हो सकता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो होता है माइनस 0.0591 अपॉन एन। ठीक है, एन, और आगे लिख देते हैं वही सी इंटू डी अपॉन ए टू ई, सी के ऊपर सी, डी के ऊपर डी, ए के ऊपर ए और बी के ऊपर बी। और ये कहां से ए बी आता है, ये ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी तो सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नर्न्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। यहां से हम सेल का ईएमएफ जो है वो निकाल सकते हैं नर्न्स इक्वेशन को यूज करके। और एन क्या होता है, एन इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। बाकी ये जो होती है ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की जो मोल्स हैं उनको पावर में लेके जाना है, ये होती है नर्न्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, आई होप आपको समझ में इतना आ रहा होगा। चलो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत डिटेल में हमने की हुई है, सिर्फ हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है कि ये क्या होती है। तो ऐसे करके आपको एक नंबर का भी पूछा जा सकता है, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम प्लस। ठीक है, ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो अभी जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नॉन स्टिक इक्वेशन। यहां हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, वो रिलेशन सिर्फ आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉन स्टिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन ये होता है, ठीक है, ये वाला ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log kc। ये होता है वो रिलेशन, इतना आपको याद रखना है, ठीक। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लें कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉन स्टिक इक्वेशन में मतलब क्या रिलेशन है, तो ये इक्वेशन वहां हमने यूज की है, तो यहाँ log kc है। तो इस इक्वेशन के बेस पे अगर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दी है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, ठीक है, और n की वैल्यू दी है, एक रिएक्शन दी है, तो वहां से आप log kc की वैल्यू निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। ये रिलेशन हमें यहाँ देखना था, ठीक। आगे चले। अभी हमें देखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन भी हमने लेक्चर के अंदर बड़ा सही से डिराइव किया था। तो आपको ये देखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी और उसके अंदर ये रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये रिलेशन होता है, ठीक। और ये जो है ये डेल्टा जी है, ये क्या है, गिब्स फ्री चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एफ फैराडे और ई नॉट सेल जो है ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ठीक है। और यहां से एक और भी रिलेशन आया था, वो रिलेशन था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग माइनस 2.303 आगे आर टी है, लॉग नहीं, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ये रिलेशन भी जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये नोट कर लो इसको, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड। अगर आपको इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लेके जाना हो तो इसको भी नॉट कर सकते हो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो नॉट को हटा सकते हो। तो यहाँ एक ये रिलेशन भी होता है, ये रिलेशन जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी और लॉग के सी के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। और एक और भी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वर्क कैसे निकालें। मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी कर देते हैं। जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है, जो डेल्टा जी की यहां से वैल्यू आती है उसको माइनस लगा देते हैं उसके साथ, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क, ठीक। ये हमारा यहां से आया था, अच्छा, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो बाकी कुछ और टॉपिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं गैल्वेनिक सेल के आसपास, ठीक है। गैल्वेनिक सेल हमने देखा, डेनियल सेल हमने देखा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, और उसके आसपास के जितने टॉपिक्स हैं सारे देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। तो देखो हमने देखा गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, हम रिएक्शंस कराते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ये उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। देखो ये ऐसा सेल होता है, ऐसा सेल होता है, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड रखे होते हैं, ऐसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इनको कनेक्ट किया होता है किससे, बैटरी से, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया होता है, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां होता क्या है, यहां हम क्या करते हैं, यहां जो है बीच में कोई अपना कंपाउंड लेते हैं, यहां कोई कंपाउंड लेते हैं, ठीक। और उसमें क्या करते हैं, ऊपर से इस इलेक्ट्रोड डाल के उस कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है। एक तरफ यहां प्लस साइन होता है, एक तरफ यहां माइनस साइन होता है। एक मिनट तो मैं बताता हूं आपको, यहां माइनस साइन होता है, प्लस साइन होता है, ठीक। और यहां इसको बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड, ठीक है। यहां इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड एनोड तो वही रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इस तरफ वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो माइनस होता है, उस तरफ वाला प्लस, इस तरफ वाले को एनोड बोलते हैं, उस तरफ वाले को कैथोड। मतलब गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस होता है, यहाँ एनोड प्लस होता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते क्या है, इसमें क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, कोई कंपाउंड लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो कंपाउंड बीच में लिया होता है ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होके यहां से कुछ और बन जाता है। यहां लिख सकते हो कुछ और, न्यू प्रोडक्ट, कुछ और, यहां बोल सकती हो न्यू प्रोडक्ट जो होता है वो यहां बन जाता है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। और इसमें हमने ओवरऑल किया क्या, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और कुछ नया प्रोडक्ट बना लिया, तो इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और ये जो सेल होता है जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है इस सेल को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। और ये गैल्वेनिक सेल से कैसे अलग है, गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब केमिकल रिएक्शंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करके कोई केमिकल प्रोड्यूस कराते हैं, कुछ नया प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक। और यहां आपको मैंने दो चीजें बताई थी कि इसका जब मैकेनिज्म लिखते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं, मैकेनिज्म जब लिखते हैं ना, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज यहां हमने ले लिया NaCl, बीच में NaCl ले लिया यहां, और आपको पता है NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है, इसके बीच में Na प्लस प्लस Cl माइनस प्रेजेंट होंगे। यहां NaCl मोल्टन लिया है, मोल्टन लिया, ठीक है। मोल्टन का मतलब होता है मेल्ट हुआ। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेंगे क्या होगा, Na प्लस जो है वो माइनस की तरफ मूव करेगा और Cl माइनस प्लस की तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा, यहां एट ऐसे लिखते हैं एट एनोड, और फिर लिखते हैं एट कैथोड, एट कैथोड, ठीक। एनोड यहां कौन सा है, एनोड यहां प्लस है, तो प्लस की तरफ कौन मूव करेगा, Cl माइनस, ठीक है। तो Cl माइनस मूव करेगा एनोड की तरफ, ये प्लस वाला यहाँ एनोड होता है, तो Cl माइनस यहाँ मूव करता है। यहाँ आके Cl माइनस का मतलब है Cl के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये Cl में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देता है, ठीक। और कैथोड, कैथोड यहाँ माइनस है तो माइनस की तरफ कौन मूव करेगा, Na प्लस, तो Na प्लस जाता है कैथोड की तरफ, वहां एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाता है Na सोडियम। तो इसमें आपको एक चीज बताई थी, दो किस्म की चेंजेस होती हैं। जो पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज बोलते हैं, ठीक। और यहां ये जो Cl यहां बना है, ये Cl की फॉर्म में नहीं रह सकता, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में Cl दो जुड़ जाते हैं, यहां से Cl2 बनता है, इस वाली चेंज को बोलते हैं सेकेंडरी चेंज, ठीक है। और ओवरऑल देखो यहां वही, यहां देखो ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, वो चीज तो हमेशा सेम रहती है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है यहां, ठीक। आई होप आपको हाँ समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ मैकेनिज्म होता है इसका, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ओवरऑल जब हम देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे हुई, ओवरऑल रिएक्शन कैसे हुई, तो हमने क्या लिया था, NaCl लिया था, तो NaCl लिखते हैं ऐसे, NaCl लिया था, तो NaCl से बन क्या गया, बन गया ये कि NaCl लिया, उसमें हमने क्या कराई, इलेक्ट्रोलिसिस कराई। यहाँ ऐसे लिखते हैं NaCl की क्या कराई, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस कराई। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो एनोड के ऊपर Cl2 बना, तो यहाँ Cl2 बना, प्लस कैथोड के ऊपर Na बना। हमने क्या किया, हमने NaCl लिया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद नए प्रोडक्ट बन गए, यहाँ से ये केमिकल बन गए। तो ऐसा हम बोलते हैं कि इस सेल के अंदर, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देने से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, कुछ नए प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए, ठीक। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एक चीज आपको मैंने और बताई थी कि अगर यहाँ सिर्फ मोल्टन लें, सपोज NaCl मोल्टन लें, ठीक है, तो प्रोडक्ट सिर्फ NaCl के ही बनते हैं। जैसे NaCl है, इसी में से जो आयंस निकलेंगे उन्हीं के प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर NaCl या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस ले लें, मतलब इसमें मीडियम चेंज कर दें, सॉल्वेंट चेंज कर दें, एक्वस ले लें या कोई और ले लें, तो उस टाइम जो प्रोडक्ट होते हैं वो सिर्फ NaCl के नहीं बनते, उस टाइम कुछ और प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। जैसे अगर मैं NaCl को एक्वस ले लूं, ठीक है, तो एक्वस का मतलब होता है साथ में वाटर भी होगा, तो NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, और वाटर जो होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, वो H प्लस प्लस Cl माइनस H प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा। तो अभी जैसे हम इसमें करंट पास करते हैं तो Na प्लस और H प्लस दोनों ही माइनस की तरफ मूव करते हैं, और Cl माइनस और OH माइनस दोनों ही प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो इस टाइम यहाँ हमें देखना पड़ता है कि Na प्लस और H प्लस से किसकी पावर है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। और वो चीज हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ ऐसा भी होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये लेक्चर जो है ये उनके लिए है जो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, जिनको एक्चुअल में स्टडी करनी है वो तो वही बड़े वाले लेक्चर देखोगे तभी आपको समझ में आएगा।
अच्छा, उसके बाद एक चीज होती है इलेक्ट्रोलिसिस में, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, तो दो लॉज दिए थे फैराडेज ने दो लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के। ठीक है, तो पहला जो लॉ था वो था, देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल चीज है। पहला लॉ ये था, इसको हम लिखते हैं ये, W in grams is directly proportional to Q। ठीक, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ये था फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का, कि जितना हम यहां से करंट पास करेंगे, जितना हम करंट पास करेंगे उतने ही ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, मतलब सपोज NaCl हमने लिया, उसमें करंट पास किया, जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ही ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहला लॉ ये था, W का मतलब है वेट, वेट इन ग्राम जो हमें मिलता है। जैसे सपोज हमें यहाँ Cl2 और Na मिला ना, ठीक है, तो इनका वेट ग्राम में उतना ही हमें मिलेगा जितना हम यहां से चार्ज पास करेंगे, ऊपर से करंट पास करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। ये था पहला लॉ। और दूसरा लॉ होता है, दूसरा लॉ ऐसा होता है, देखो दूसरा लॉ ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, W Ag ऑन W कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag varied by equivalent weight of copper। दूसरा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, वो ये बोलता है कि अगर हम दो सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट करें, उनमें सेम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो उस टाइम जो एक जो प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका मतलब एक, देखो सपोज हमने यहां सिल्वर वाला एक कोई कंपाउंड और साथ में कॉपर वाला कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड लिए। ठीक है, हमने कौन कौन से लिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट CuSO4, ये दोनों कंपाउंड हमने लिए, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस की। तो जो यहां से हमें प्रोडक्ट मिला, वो एक से मिला हमें सिल्वर, एक से मिला हमें कॉपर। तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उन प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट वेट के बराबर। यही बोल रहा था। सपोज हमें पहले अगर सिल्वर मिला, तो सिल्वर का जो वेट हमें मिलेगा, सिल्वर जितना मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के। और जो कॉपर हमें मिला दूसरा प्रोडक्ट, तो कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के। ठीक, ये था फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो दो लॉज हैं आपको अच्छे से कर लेने, अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए तो आपने ये अच्छे से करने, एग्जाम में पक्का पूछेंगे यहां से। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी। इंपॉर्टेंस यही है कि यहां से हम न्यू कंपाउंड्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने बोला था कि हैवी वाटर बनाने में इलेक्ट्रोलिसिस यूज होती है। हैवी वाटर होता है D2O, यहाँ ये D2O हैवी वाटर होता है ना। ठीक है, यहाँ H2O की जगह हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप ड्यूटेरियम यूज किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज होती है। ये कुछ लॉज होते हैं इसके, तो ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपको रिविजन हो गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें दो तीन चीजें देखी थी। पहले देखा था मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक, फिर हमने देखा था इसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के ऊपर, मतलब जिनके ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स डिपेंड करते हैं, इनकी कंडक्शन डिपेंड करती है। हमने देखा था मेटेलिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या करते हैं, आयंस की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक, फिर हमने इसी टॉपिक में क्या पढ़ा था आगे लेक्चर के अंदर, देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयंस मूव होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। हमने देखना है यहाँ कंडक्टेंस क्या होता है। तो हमने पहले देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने देखा था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये था। और कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R होता है। कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1/R होता है। जब हम 1/R की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, रो L/A पुट कर लें, तो ये हो जाता है, यहां
एक चीज और है, देखो 1/r इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस, ठीक है, और यहां ये जो रो होता है, ये रो होता है रेजिस्टिविटी, और वन बाई रो इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी। ठीक, देखो ये कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और कंडक्टिविटी जो होता है वो रो मतलब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ये हमने देखा था। तो यहां हमने क्या देखा था, ऐसे फार्मूला निकाला था हमने कि G इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा के साइन से। तो यहाँ 1/ρ की जगह हमने लिखा था कप्पा इंटू L/A, नीचे इसको उल्टा करके लिख दिया था, ऊपर करके A/L आया था। तो हमारे पास ये फार्मूला आया था G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, ये आया था हमारे पास कंडक्टेंस का फार्मूला। ठीक है, कंडक्टेंस का फार्मूला ये आया था। अभी हमने यहां से कंडक्टिविटी को डिफाइन किया था। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया था, ये फार्मूला है G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। ये तो यहां हमने एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था, और L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया था। तो उस टाइम G इज इक्वल टू क्या आ गया था, ये कप्पा। तो हमने बोला था कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी किसी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो उसकी कंडक्टेंस के बराबर ही होती है जब हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर ले लें और लेंथ कितनी ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, तो कंडक्टिविटी उसकी कंडक्टेंस के बराबर होती है। तो हमने ऐसा भी बोला था कि ये इन दोनों को कंबाइन करके 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दिया था। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर भी होता है। हमने ऐसा भी बोल दिया था कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, उसको भी कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये हमने देखा था। ठीक, अच्छा, ये होती है कंडक्टिविटी। उसके बाद हमने क्या किया था, कंडक्टिविटी को मेजर किया था। किसकी कंडक्टिविटी को, मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी को। देखते हैं आगे, रुक जाओ आप 1 मिनट। तो यहां से हमने एक चीज देखी थी, अगर हम बोले कि ये जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है कप्पा, ये किसकी कंडक्टिविटी है, मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी है, तो हम कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस के बराबर ही होता है। तो अगर हमारे पास एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, तो हमें तीनों में बताना है कि किस में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मूव करेगा, तो हम उनकी कंडक्टिविटी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी वैल्यू देखते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा करंट कंडक्ट करती है कंडक्टर। ठीक, ये हमने यहां से देखा था। उसके बाद हमने क्या किया था अपने लेक्चर के अंदर, देखो हमने क्या देखा था, पहले कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, फिर हम चले गए थे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होता है उसकी हमने कंडक्टिविटी वैल्यू निकाली थी। हमने देखा था कि जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर होता है, मेटेलिक कंडक्टर इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है एग्जैक्ट, उसको हम निकालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। ऐसे करके एक होता है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, उसमें ऐसे कुछ रेजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, उसकी हम मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम नहीं निकाल सकते व्हीटस्टोन ब्रिज से डायरेक्ट, हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल किस्म की वेसल यूज करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को डालते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर तो एक किस्म का सोल्यूशन होता है ना, तो सोल्यूशन को हम तार से कैसे कनेक्ट करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल किस्म की वेसल बनाते हैं जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। ठीक, कंडक्टिविटी सेल। और इस कंडक्टिविटी सेल में कुछ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ इस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कंडक्टिविटी सेल को। तो वहां से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की मेजर कर सकते हैं। जब रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो रेजिस्टेंस का उल्टा करके हम कंडक्टेंस पता लगा लेंगे, तो फिर हम 1 सेंटीमीटर और ये वाली पुट करके वहां से कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी पता लगा लेंगे। ठीक, और यहां हमने देखा था कि अगर हम क्या करें, ये वाला फॉर्मूला देखें, कौन सा वाला, 1 मिनट रुक, ये बिल्कुल सिंपल चीज है एक। हमने देखा था कंडक्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू L/A, ये होता है। ठीक, अगर हम
आर नहीं, जी इंटू एल बाई ए, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला, इससे अगर हम के की वैल्यू निकालें, के क्या होता है कंडक्टिविटी, अगर हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए निकालें तो यहाँ से ये वाला फार्मूला बनता है, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, ये बनता है। और यहाँ हमने एल बाई ए को क्या बोला था, कप्पा इंटू इज इक्वल टू जी इंटू इस एल बाई ए को बोला था, ये होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। और जी इंटू इस सेल कांस्टेंट को जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी फार्मूला आया था जी इंटू जी स्टार, ठीक है, ये फार्मूला भी यहां से आया था। हमने यहां से देख लिया था कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और ये जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ये होती है, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इसी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। और हमने यहां तक देखा था, हमने बोला था कि ये जो कंडक्टिविटी होती है, इस कंडक्टिविटी की वैल्यू से हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टिविटी की वैल्यू से हम 2-3 इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ जो है ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन का नाम इसमें नहीं है, सिर्फ नेचर का नाम है। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो है वो तो एक किस्म का सोल्यूशन है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो इसलिए हमने देखा था इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या करती है, वो यूज हो जाती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए, ठीक। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, वो वाला, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो वही होती है जो कंडक्टिविटी है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी के से, कप्पा से। कप्पा जो होती है ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है, ठीक है। या फिर कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। ये जी स्टार सेल कांस्टेंट होता है, ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, लेमडा ई क्यू से, ठीक है। और ये जो कंडक्टिविटी होती है एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 1 ग्राम, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जिस ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ऐसा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन, ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। और यहां आपको एक चीज बताई थी, ये जो चीज है ये वॉल्यूम से निकल के आती है, ठीक। और ये जो कप्पा है ये क्या है, ये तो वही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का ही प्रोडक्ट है, मतलब उसी के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट किया था ऐसे लेमडा एम से, और इसका फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, और इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद मोल इनवर्स, ये होता है इसका यूनिट, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल हो, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये थे हमारे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन करने पे इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा था लेक्चर के अंदर कि कंडक्टेंस जो होती है वो डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होती है, ठीक है। और दूसरी चीज मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है, मतलब ये लेमडा एम एंड लेमडा ई क्यू, ये दोनों भी क्या करती हैं, ये डाइल्यूशन करने पे क्या करती हैं, ये भी इंक्रीज होती हैं, ठीक। और तीसरी चीज हमने देखी थी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये डाइल्यूशन करने पे कप्पा, ये डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज होती है। ये 3 चीजें हमने देखी थी। देखो कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि डाइल्यूशन, देखो कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने पे, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे
नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होती है। ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि डाइल्यूशन करने पे पर एमएल, मैंने आपको बताया था पर एमएल जो आयंस होते हैं वो घट जाते हैं, और ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है ये होती ही कंडक्टेंस पर एमएल आयन की कंडक्टेंस होती है। ऐसे हमने लिखा था ना कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है इसको बोलते हैं कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो पर ml जो आयन होते हैं वो डाइल्यूशन करने पे घट जाते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है वो डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज होती है। और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि हमने देखा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ये दोनों ही इसके प्रोडक्ट हैं। किसके प्रोडक्ट हैं? किसके प्रोडक्ट है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के। तो हमने कुछ ऐसे लिखा था कि ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं? कप्पा इंटू वी के बराबर होते हैं। तो अगर जब हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने पे ये कप्पा तो डिक्रीज होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होती है, लेकिन ये वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इसके कंपैरिजन में, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था, हमने एक चीज देखी थी, क्या था वो? देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखो, कंडक्टेंस बिहेवियर, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनका कंडक्टेंस बिहेवियर देखा था। हमने एक ग्राफ ड्रा किया था ऐसे करके, इसके बीच में मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी के बीच में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ ऐसा आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उतनी ज्यादा उसकी उसकी कंडक्टेंस नहीं इंक्रीज होती है, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, थोड़ी थोड़ी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ही बार जो डिसोसिएट हो जाता है उसमें नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट होते हैं, तो आयंस डाइल्यूशन करने पे नहीं बढ़ते, तो इसलिए उसकी जो कंडक्टेंस होती है वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। मतलब जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी डाइल्यूशन करने पे उसके आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए जैसा जैसा हम डाइल्यूशन करते रहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। कैसे? बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने पे। ठीक, ये हमने टॉपिक देखा था वहां लेक्चर के अंदर। अच्छा, अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोलरोश लॉ, तो इसको साफ करते हैं, कोलरोश लॉ पे चलते हैं। तो कोलरोश लॉ क्या बोलता है? देखो, कोलरोश लॉ ये बोलता है कि अगर हम क्या करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है एम ए, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, इनके आयन अलग अलग हो जाएंगे, एम प्लस प्लस ए माइनस, इलेक्ट्रोलाइट के आयन बहुत ज्यादा अलग अलग हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी पूरे सॉल्यूशन की, वो इन दोनों का प्लस आएगा, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा, ये बोलता है कोलरोश लॉ। तो ओवरऑल हमने एक ऐसी इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, हमने देखा था लेमडा एम इज इक्वल टू एन प्लस लेमडा प्लस प्लस एन माइनस लेमडा माइनस, ये हमने लिखा था। ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे ये किसके बराबर हो जाएगी, ये प्लस ये। तो सपोज जैसे हम बोल रहे हैं CaCl2, इसके लिए लिख लो इसकी वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे, Ca2 प्लस होता है प्लस 2Cl माइनस होता है। ठीक, तो यहां इसके लिए ये वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, लेमडा नॉट CaCl2 आएगा, m की जगह ये लगा दो, इज इक्वल टू क्या आएगा, n प्लस का मतलब होता है यहाँ इसके पीछे, यहाँ इस कैल्शियम 2 प्लस के पीछे कोई है कि नहीं, कोई मोल्स हैं कि नहीं। तो लेमडा ये जो ये होता है, ये लेमडा प्लस इसका मतलब होता है Ca प्लस, तो लेमडा Ca2 प्लस प्लस यहाँ लेमडा माइनस है ना, जो लेमडा माइनस की जगह Cl माइनस लिखो, लेमडा Cl माइनस, और यहाँ n माइनस की जगह यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। तो n प्लस और n माइनस जो होते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आयंस के, और ये जो होते हैं ये तो डायरेक्ट आयंस होते हैं। तो ऐसे करके हम इसके ऊपर कोलरोश लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और कोलरोश लॉ जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कोलरोश लॉ की एप्लीकेशन ये होती है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की
मोलर कंडक्टिविटी को ये कैलकुलेट कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m को ये कैलकुलेट कर सकता है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लैम्डा m नॉट से, ठीक। या फिर उसको पूरा लैम्डा ऐसे भी ले सकते हो, इसको भी बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी इसको बोलते हैं। और भी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए भी कोलरोश लॉ यूज होता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए भी यूज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए भी यूज होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए भी यूज होता है। क्योंकि हमने एक और भी चीज देखी थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इस ग्राफ से निकल सकती है, इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू जो है इस ग्राफ से नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ लाइंस ऐसे आती है, ये लाइन को अगर हम बढ़ाएंगे तो लाइन यहाँ कट नहीं करेगी। तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कौन निकाल के देता है? कोलरोश लॉ, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेल्स या फिर बैटरीज वाला। देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल या फिर बैटरीज वाला टॉपिक। तो आपको पता है सेल या फिर बैटरीज जो होती हैं वो होती हैं तीन किस्म की, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल और होते हैं कौन से? फ्यूल सेल। ये तीन किस्म के होते हैं। तो प्राइमरी ऐसा होता है जो एक बार यूज करके फेंक देते हैं, प्राइमरी ऐसा सेल होता है जिसको एक बार यूज करके फेंक देते हैं, रिचार्ज नहीं हो सकता। तो इसकी एग्जांपल होती है ड्राई सेल जिसको लिकलेंची सेल भी बोलते हैं, और कौन सा होता है? मर्करी सेल। ड्राई सेल होता है जो गड़ी में डालने वाला सेल होता है, और मर्करी सेल होता है जो, मतलब ड्राई सेल होता है जो रेडियो में, रिमोट में डालने के लिए यूज होता है, बड़ा सेल। और मर्करी सेल होता है जो वॉच में डालने के लिए यूज होता है, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी सेल जो होते हैं ये ऐसे सेल होते हैं जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, ठीक है, रिचार्ज किया जा सकता है। तो इसमें आ जाती है लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। ये बैटरी यूज होती है इन्वर्टर में, गाड़ी में, मोबाइल में, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी, मोबाइल में तो आई थिंक ये नहीं होती, वहां लिथियम आयन बैटरी यूज होती है, लेकिन गाड़ियों में, इन्वर्टर में ये यूज होती है लेड स्टोरेज बैटरी। ये ऐसी बैटरी होती है। सेकेंडरी सेल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ऐसे सेल्स होते हैं जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। तो इस सेल के बेस पे बैटरी होती है, हमें पढ़नी होती है लेड स्टोरेज बैटरी, और एक पढ़ना होता है निकल कैडमियम सेल। ये दो हमें पढ़ने होते हैं, इनकी रिएक्शंस हमें देखनी पड़ती हैं। लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसमें ये हमने देखी है। उसके बाद होते हैं फ्यूल सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, कोई फ्यूल देते रहते हैं उनको, जैसे हाइड्रोजन, जैसे मीथेन, CH4 होता है मीथेन, CH4, ये हम उनको देते हैं फ्यूल सेल्स को। तो यहां से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। मतलब फ्यूल सेल में हम क्या करते हैं, कुछ फ्यूल्स सेल को फ्यूल देते रहते हैं, और फ्यूल देने की वजह से सेल हमें इलेक्ट्रिक करंट बना के देता है। जब तक हम फ्यूल देते रहते हैं तब तक हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहता है। और फ्यूल सेल में हमने एक सेल देखा था जिसका नाम था H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें ऐसी एक डायग्राम होती है, यहाँ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पास करते हैं, यहाँ से हम हाइड्रोजन को पास करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक। ये प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, ये तीन किस्म के सेल हमने देखे थे, ठीक। अच्छा, अभी आपको ये मैं नहीं करा रहा हूं आगे, क्योंकि अभी ये जो ड्राई सेल है, मर्करी सेल है, इनकी सिर्फ रिएक्शंस लिखनी है। रिएक्शंस अभी कौन लिखे, ठीक है। तो आप ये रिएक्शंस वहां लेक्चर में देख लोगे, आपने नोट्स बनाए होंगे, वहां से ही आप रिएक्शंस देख के इसको रिवाइज कर लोगे। ये हमने थोड़ा सा देख लिया प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और सेल क्या होते हैं। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है कोरोजन, तो वो देखते हैं। तो देखो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है मेटल्स का आस्ता आस्ता खाया जाना। क्यों खाया जाना? मतलब मेटल्स का आस्ता आस्ता खत्म हो जाना अगर हम उनको बाहर फेंकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस की अटैक की वजह से होता है। तो मेटल के ऊपर जब एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती हैं, मेटल आस्ता आस्ता मेटल कार्बोनेट में, मेटल ऑक्साइड में या फिर मेटल सल्फाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर मेटल सल्फेट में चेंज हो जाता है।
तो इस तरह मेटल आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है। और इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये कोरोजन की एग्जांपल होती है, ठीक। फिर होता है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर ये होती है एग्जांपल। और फिर एग्जांपल आती है ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये इसकी एग्जांपल्स होती है कोरोजन की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे लिए वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है कोरोजन ऑफ आयरन। जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। जब आयरन कोरोड हो जाता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में पूछी गई है, रस्ट का फार्मूला क्या होता है। जो रस्ट होती है, जो आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, वो जो रस्ट होती है, वो जो पाउडर होता है, वो होता है ये Fe। एक मिनट देखना पड़ेगा रस्ट। ये वाला फार्मूला Fe2O3 इंटू XH2O ये होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यही होती है रस्ट, ठीक है। और कोरोजन का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था। मैकेनिज्म में होता क्या है कि कैथोड पे कुछ रिएक्शन होती है, फिर एनोड पे कुछ रिएक्शन होती है। मतलब एक स्पॉट के ऊपर, सपोज ये आयरन है, आयरन के किसी एक स्पॉट के ऊपर आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आते हैं, यहाँ आके ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं और यहाँ ये बन जाता है एनोड, इसको एनोड बोलते हैं, यहाँ कैथोड बन जाता है। और ओवरऑल यहाँ आयरन के ऊपर एक छोटा सा सेल बन जाता है, ठीक है। तो सेल बनने की वजह से यहाँ आस्ता आस्ता ये आयरन खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम जो होता है वो आयरन ऐसा बन जाता है Fe2O3 इंटू XH2O ऐसा बन जाता है। इसको बोलते हैं रस्ट, ठीक। और उस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कोरोजन को प्रमोट करते हैं। तो मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है, ठीक है। मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है, मेटल प्योर है या फिर इम्प्योर है, मेटल के ऊपर कोई इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं पड़ा हुआ, मेटल कहाँ फेंका हुआ है। ये कुछ चीज़ें जो कोरोजन को इंप्रूव करती हैं, कोरोजन को ज़्यादा करती हैं। अगर मेटल को आप पानी में फेंक दो, कहीं फेंक दो, तो आस्ता आस्ता खत्म होएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, कोरोजन के प्रिवेंट करने के मेथड। तो 2-3 किस्म के मेथड हमने देखे थे। पहला मेथड था बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है, बैरियर प्रोटेक्शन। फिर हमने देखा था सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिकल या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन देखा था। फिर हमने देखा था यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। ये कुछ काम करके हम कोरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बैरियर प्रोटेक्शन में आता है, बैरियर प्रोटेक्शन में क्या आ जाता है, बैरियर प्रोटेक्शन में आता है ऑयल लगा दो आयरन के ऊपर, ग्रीस लगा दो, पेंट लगा दो। सैक्रिफिशियल में आता है किसी दूसरे मेटल को सैक्रिफाइस कर दो, जैसे गैल्वेनाइजेशन कर दो, उसकी गैल्वेनाइजेशन कर दो आयरन की, ठीक। आयरन के ऊपर किसी और मेटल की कोई लेयर चढ़ा दो। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिकल या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन में आयरन के ऊपर एक ऐसा मेटल लगा देते हैं जिसकी वजह से आयरन एनोड का काम नहीं करता, कैथोड का काम करना स्टार्ट कर देता, तो कोरोजन रुक जाती है। फिर यहाँ कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कोरोजन, ये हमने सिर्फ करना था रिवीजन। तो टोटली ये लेक्चर जो है ये पूरा एक रिवीजन लेक्चर है, ठीक। आपने ये नहीं सोचना कि ये लेक्चर देख के हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ से हो सकता है 2-3 मार्क्स का आपको एग्जाम में भी मिल जाए, जैसे रस्ट का फार्मूला मिल जाए या फिर गैल्वेनिक सेल की डायग्राम मिल जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फैराडेज लॉज मिल जाए। तो ये अगर मैं इस लेक्चर को डिटेल में कराऊँ ना तो ये 20 घंटे का लेक्चर बनता है। इसलिए मुझे क्या कराना था, थोड़ा सा रिवाइज कराना था, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी है। एक बार आप सारी वीडियोज देख के नोट्स बना के, नोट्स को आगे रख के आप इस लेक्चर को देख के रिवाइज कर सकते हो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं कि ओवरऑल इस लेक्चर से ये जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां से एग्जाम में मिल सकते हैं। ये देखो, आई होप आपको ये दिख रहे होंगे। ये टोटल इतने ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं।
कुछ न्यूमेरिकल आ जाए तो वो अलग है। लेकिन देखो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है गैल्वेनिक सेल की, बहुत बार जेके बोस में पूछा हुआ है, ठीक है। और ऑल रिएक्शंस देनी है डेनियल सेल की। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है गैल्वेनिक सेल की, उसमें डेनियल सेल यूज करना, रिएक्शंस दिखानी है, सब कुछ दिखाना है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इनमें से भी कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा है व्हाट इज कोरोजन, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म बताओ और मेथड्स बताओ इसको प्रिवेंट करने के। और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, ये पिछले साल पूछा गया था जेके बोस में, रस्ट का फार्मूला, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है फ्यूल सेल क्या होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बताना है। और ये इसके आगे जो है ना वाई H2O2 फ्यूल सेल इज बेटर देन गैल्वेनिक सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है गैल्वेनिक सेल से बेटर क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल से इसलिए बेटर है क्योंकि इसको स्पेस क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें रिएक्शन करानी पड़ती है ना, जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें जब तक रिएक्टेंट मतलब देते रहेंगे रिएक्टेंट आसपास से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा फ्यूल सेल। और इसका एक फायदा ये होता है कि इसमें से वाटर निकलता है, उस वाटर को पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल, ये आपको पता होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। और ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ये भी आ सकता है। वाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट नॉन-स्टिक इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नॉन-स्टिक इक्वेशन आपको लिखनी है। व्हाई नॉन-स्टिक इक्वेशन इज यूज्ड, नॉन-स्टिक इक्वेशन क्यों यूज की जाती है, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद है गिव द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नॉन-स्टिक इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉन-स्टिक इक्वेशन में जो रिलेशन है वो मैंने आपको बताया क्या होता है, आज इस लेक्चर के अंदर भी देखा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये भी आ सकता है। उसके बाद है हाउ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वेरी विद डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या होता है इन पे, तो डाइल्यूशन करने पे इनकी वैल्यू जो होती है ये इंक्रीज होती है, बस इतना आंसर है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर इस पे डिपेंड करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप कर लोगे आराम से अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखें, ठीक है। 9 लेक्चर आपने वो देखे, ये रिवीजन देखा है, तो आप ये क्वेश्चन 100% कवर कर लोगे, ठीक है। कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन जो आप ना कर पाओ। अच्छा चलो ठीक है, फिर इस लेक्चर को रखते हैं यहां तक, ये थी रिवीजन। नेक्स्ट हम मिलेंगे अभी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, वहां हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।